सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने पूरी टैक्स फ्रेटर्निटी में हलचल मचा दी है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये सिर्फ कोई मामूली कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि भारत के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो सीधा हमारी जेब, बचत और यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस पर भी गहरा असर डालने वाला है। चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे बदलाव की आवश्यकता से, फिर टैक्स ईयर के नए कॉन्सेप्ट, नए टैक्स स्लैब, डिजिटल इकोनॉमी और अंत में परीक्षाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर सरकार को 60 साल से भी ज्यादा पुराने कानून को पूरी तरह से हटाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, हमारा पुराना 1961 का एक्ट लगातार हुए अनगिनत संशोधनों की वजह से एक पहेली बन चुका था। इसकी कानूनी भाषा इतनी भारी भरकम थी कि आम इंसान तो दूर, कभी-कभी एक्सपर्ट्स भी सिर खुजाने लगते थे। इसी वजह से लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अब 2025 एक्ट के साथ फोकस एकदम बदल गया है। लक्ष्य क्या है? एक सरल, आधुनिक और कंप्लायंस फ्रेंडली टैक्स सिस्टम बनाना जिसकी संरचना और परिभाषाएं एकदम शीशे की तरह साफ हों। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे बड़े कॉन्सेप्चुअल बदलाव की तरफ, टैक्स ईयर और सरलीकरण। मतलब फाइनली सरकार ने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाले उस पुराने और बेहद कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को गुड बाय कह दिया है। जरा सोचिए, पहले जिस साल कमाई होती थी वो प्रीवियस ईयर और जिस साल टैक्स भरते थे वो असेसमेंट ईयर। ये आम करदाताओं के लिए सच में एक बड़ा सिरदर्द रहा है। लेकिन अब कहानी बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बस काम खत्म। है ना कमाल की बात? और सरलीकरण का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 536। इमेजिन कीजिए, इतने बड़े और विशालकाय कानून को अब सिर्फ 23 चैप्टर्स और मात्र 536 सेक्शंस में समेट दिया गया है। सारे पुराने सेक्शंस को लॉजिकली रीनंबर किया गया है। ये कंप्लायंस की दुनिया में सचमुच एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, नए टैक्स स्लैब और हमारी जेब पर पड़ने वाला सीधा असर। इन नए टैक्स ब्रैकेट्स को अगर ध्यान से समझें तो 4 लाख रुपए तक की आय पर 0% टैक्स, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ेगी, हर 4 लाख के ब्रैकेट पर टैक्स 5% के अंतर से बढ़ेगा। जैसे 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15% और इसी तरह आगे बढ़ते हुए 24 लाख के ऊपर की आय पर अधिकतम 30% टैक्स लगेगा। एकदम लॉजिकल और प्रोग्रेसिव सिस्टम है। और यहाँ पर मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है, रीबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन। इन दोनों को मिला दें तो इनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से 12 लाख रुपए तक की आय प्रभावी रूप से यानी इफेक्टिवली टैक्स फ्री हो जाती है। ये सैलरीड क्लास के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। सरकार का विजन यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नया टैक्स रेजीम अब डिफॉल्ट सेटिंग बन चुका है। हाँ, पुरानी रेजीम अब भी एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, लेकिन सरकार की फिलॉसफी एकदम साफ है। कम डिडक्शंस, सरल टैक्स। उनका फोकस है कि कंप्लायंस इतना आसान हो जाए कि लोग मजबूत डिजिटल वेरिफिकेशन वाले सिंपल आईटीआर फॉर्म्स का आराम से इस्तेमाल कर सकें। वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स का भी खास ख्याल रखा गया है। उनके लिए ब्याज से होने वाली आय पर टीडीएस की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और पेपर वर्क की बात करें तो फॉर्म 15G और 15H को मर्ज कर दिया गया है ताकि बुजुर्गों को फालतू की भागदौड़ और कागजी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। चलिए अब बात करते हैं 21वीं सदी की, डिजिटल इकोनॉमी और टीडीएस के फ्यूचर प्रूफिंग की। टीडीएस के पुराने नियम याद हैं? पूरे कानून में यहाँ-वहाँ बिखरे पड़े थे। अब सेक्शन 393 के तहत उन सभी बिखरे हुए टीडीएस प्रावधानों को एक ही जगह समेकित यानी कंसोलिडेट कर दिया गया है। कंप्लायंस के नजरिए से देखें तो ये सुप्रीम सिंप्लिसिटी का एक परफेक्ट उदाहरण है। और सबसे दिलचस्प बात, क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी वीडीए को अब इस एक्ट में ऑफिशियली डिफाइन कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो पूरी विशाल डिजिटल इकोनॉमी अब फॉर्मली सरकार के टैक्स नेट में आ चुकी है। यही चीज इस नए कानून को पूरी तरह से फ्यूचर रेडी बनाती है। यहाँ ट्रांजिशन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
तो अप्रैल 2026 से पहले के जितने भी मामले हैं उन पर पुराना एक्ट ही लगेगा, और जो केसेस पहले से पेंडिंग चल रहे हैं वो भी 1961 वाले पुराने एक्ट के तहत ही प्रोसेस होते रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं एक बहुत जरूरी हिस्से पर, इस 2025 एक्ट का एक निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। आखिर इसके क्या फायदे हैं और क्या चिंताएं हैं? फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है। सबसे बड़ी बात है इसकी अत्यधिक सरलता, जिससे करदाताओं का भ्रम दूर होगा। प्रावधान इतने स्पष्ट हैं कि कोर्ट के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। सेक्शंस एक जगह होने से कंप्लायंस आसान होगा। इसके अलावा ऑनलाइन इनकम का फ्यूचर रेडी इंक्लूजन और मिडिल क्लास के लिए बड़ी छूट, ये सब इसके बहुत ही मजबूत और सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन कुछ बहुत ही वैलिड चिंताएं भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स निजता या प्राइवेसी को लेकर काफी चिंतित हैं, खासकर इस बात को लेकर कि टैक्स ऑडिट के दौरान अधिकारियों को ईमेल्स और सोशल मीडिया का डिजिटल एक्सेस मिल सकता है। दूसरी तरफ सेक्शन 80C और 80D के फायदे कम होने से लोगों का निवेश करने का मोटिवेशन घट सकता है। और हाँ, 2026-27 के दौरान जब पुराने से नए सिस्टम में शिफ्ट होंगे तो शुरुआत में थोड़ा ट्रांजिशन कंफ्यूजन तो तय है। ऊपर से निवेश के प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर को लेकर नियम बेहद सख्त कर दिए गए हैं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी लेकिन सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, टेस्ट योर नॉलेज, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं पर फोकस करते हुए। तो ये रहा यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न पर एक सवाल। इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने कौन सा प्रमुख बदलाव पेश किया? ऑप्शंस देखिए, कुछ सेकंड्स ले सकते हैं सोचने के लिए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है बी, यानी टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट। अब इस दूसरे सवाल को देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, और दूसरा, पुराना एक्ट लंबित मामलों सहित पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अगर आज के एनालिसिस को ध्यान से समझा है तो साफ पता चलता है कि कथन 2 गलत है, क्योंकि पेंडिंग मामले तो पुराने 1961 एक्ट से ही चलेंगे ना। इसलिए सही जवाब है ए, यानी केवल कथन 1 सही है। और अंत में मेंस एग्जाम के लिए एक डीप थिंकिंग प्रॉम्प्ट। भारत के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के महत्व पर चर्चा करें। इसके फायदों और चिंताओं पर प्रकाश डालें। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के भविष्य का आईना है। क्या ये नया एक्ट सच में सरलता आएगा, या फिर डिजिटल प्राइवेसी के नाम पर एक नया सर्वेलेंस सिस्टम खड़ा कर देगा? ये गहराई से सोचने वाली बात है। इसी के साथ आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनियर को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि नए इनकम टैक्स एक्ट का ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये जानकारी काम की लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिकोड किया जा सके। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें।